हेलो बेटा। तो कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जानेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है। फिलहाल के लिए आज हम लोग इस वीडियो में करंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जानेंगे ये सारी चीजें क्या है। तो उससे पहले बेटा हम लोगों ने जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा था उसमें हम लोगों ने बेसिकली चार्ज के बारे में स्टडी किया और चार्ज रेस्ट पे था। भाई किसी भी बॉडी की दो ही कंडीशन हो सकती है, तो बॉडी रेस्ट में होगा और या फिर बॉडी मूव कर रही होगी, तीसरी कोई कंडीशन नहीं। तो जब बॉडी रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे होने की वजह से आपने सारे डायमेंशंस पढ़े, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, इन सब चीजों के बारे में आपने डिस्कस किया। अब ये जो थर्ड चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो इसमें आप चार्ज के बारे में स्टडी करोगे जब चार्ज मोशन में होगा। किस में होगा? मोशन में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब करंट पढ़ने से पहले या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले कि करंट क्या होती है, एक डायग्राम है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उससे आपको करंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। मेरे पास बेटा ये दो पानी की टंकी है। ये है ए, इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है। एक दूसरी मेरे पास पानी की टंकी है, ये बी, इसमें भी पानी ऐसे करके भरा हुआ और ये दोनों टंकियां सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम बेस पे रखी हुई हैं। अगर मैं इन दोनों टंकियों को कनेक्ट कर दूं एक पाइप से, किससे कनेक्ट कर दूं बेटा? इन दोनों टंकियों को मैं एक पाइप से कनेक्ट कर दूं तो आपको क्या लगता है, पानी ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा? किससे पानी किस टंकी में जाएगा? ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा? यहां पे बेटा पानी ना तो ए से बी में जाएगा और ना तो बी से ए में जाएगा। क्यों? पहली चीज तो दोनों जो पानी की टंकियां हैं वो सेम बेस पे रखी गई। देखो सेम बेस है, बेस सेम है। और दूसरा, यहां पे जो पानी का लेवल है, दोनों का पानी का लेवल क्या है बेटा? देखो सेम है। तो इस वक्त पानी का जो प्रेशर बन रहा है नीचे की तरफ, चाहे P1 हो चाहे P2 हो, दोनों सेम है। सेम है तो ये भी P है और ये भी क्या है? P। तो दोनों पे पानी का प्रेशर क्या है? P है। तो प्रेशर डिफरेंस की अगर बात करूं डेल्टा P की, तो P2 माइनस P1, P2 की वैल्यू भी P है, P1 की वैल्यू भी P है, दोनों की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। यानी यहां पे प्रेशर डिफरेंस क्या है? जीरो। और प्रेशर डिफरेंस जीरो होने की वजह से पानी ना तो ए से बी में जाएगा और ना ही बी से ए में जाएगा। यानी पानी को फ्लो करने के लिए प्रेशर डिफरेंस होना क्या है? जरूरी है। चलिए अब यहां से समझते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। बहुत ध्यान से बेटा समझना। मेरे पास दो चार्ज बॉडीज हैं। एक बेटा मैंने ये बॉडी ली ए, एक बॉडी बेटा मेरे पास ए है। दूसरी जो बॉडी मैंने ली वो बेटा मैंने बी ले ली और दोनों बॉडी को मैंने चार्ज दिया। इस बॉडी को जो चार्ज दिया वो क्यू ए हो गया, इस बॉडी को जो मैंने चार्ज दिया वो क्यू बी हो गया। जैसे ही आप किसी बॉडी को चार्ज देते हो उस बॉडी के चारों तरफ पोटेंशियल बनने लगता है। बोलो है ना? ठीक है। तो बेटा इस बॉडी का जो पोटेंशियल था उसको मैंने मान लिया कि उसका पोटेंशियल वी ए था और इस बॉडी का जो पोटेंशियल था वो क्या था बेटा? वी बी था। अब यहां पे एक कंडीशन मैंने ये कर दी कि जो ये ए वाली बॉडी है, कौन सी बॉडी बेटा? ये जो ए बॉडी का पोटेंशियल है वो बी बॉडी के पोटेंशियल से ज्यादा है। यानी यहां पे वी ए इज ग्रेटर देन क्या कर दिया बेटा? वी बी कर दिया। यानी ए वाली बॉडी का पोटेंशियल बी वाली बॉडी से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है। अब इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया और मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों बॉडीज को एक वायर से अटैच्ड कर दिया। किससे अटैच्ड कर दिया बेटा? एक वायर से अटैच्ड कर दिया। अब जैसे ही मैंने वायर से अटैच्ड किया तो होगा क्या? चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। यानी चार्ज जो है मेरा वो Q से A से B की तरफ मूव करेगा और बेटा ये तब तक मूव करेगा जब तक मेरे A बॉडी का पोटेंशियल B बॉडी के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए।
जैसे पानी की टंकी। अब ये जो पानी की टंकी है, एक ब्लैक कलर की है, एक ब्लू कलर की है। ब्लू वाले में पानी ज्यादा है और ब्लैक वाले में पानी कम है। इसमें प्रेशर ज्यादा होगा ना, इसमें प्रेशर कम होगा। तो जब दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा एक पाइप से, तो इससे पानी इसमें जाने लगेगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों पे पानी का लेवल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, या जब तक प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, या जब तक जो प्रेशर डिफरेंस है वो जीरो ना हो जाए। उसी तरीके से चार्ज बेटा इस वाली बॉडी से इस बॉडी में क्या कर रहा होगा, मूव करने लगेगा। और ये कब तक होगा? जब तक ए वाली बॉडी का पोटेंशियल बी वाली बॉडी के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए, या दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, तब तक ये चार्ज क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। यही बेटा करंट का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम बेटा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, ध्यान से समझो। मान लो बेटा ये कंडक्टर है, क्या ले लिया आपने, कंडक्टर ले लिया, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है किसी कंडक्टर के अंदर किसी यूनिट टाइम में, किसी कंडक्टर के अंदर किसी यूनिट टाइम में इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये इसका बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ही तो है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल हो गया। तो किसी कंडक्टर से, किसी कंडक्टर में किसी यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से, एरिया से जो चार्ज का फ्लो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको बेटा हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसमें बहने वाली, इस कंडक्टर में बहने वाली करंट स्टडी हो, स्टडी का मतलब उसका फ्लो कांस्टेंट हो, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू बेटा Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्यों हो रहा है? मान लो ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, बोलो है। अब अगर इस पॉइंट A का जो साइड है, अगर उसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है, अगर VA VB से बड़ा हो जाए तभी ना चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव करने लगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? करंट की बेटा जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है बेटा? एम्पियर। एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। और इसके एसआई यूनिट हम क्या बना सकते हैं बेटा? चार्ज की कूलाम होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो कूलाम सेकंड इनवर्स भी इसकी एसआई यूनिट होती है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक यहाँ पे टर्म आता है कि 1 एम्पियर क्या होता है। अब देखो, इससे पहले वाले जो चैप्टर है वहां पे भी हम 1 वोल्ट डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह की हम लोग चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप यहाँ पे 1 एम्पियर डिस्कस करने जा रहे हो कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो बहुत ध्यान से समझना। आपको डिस्कस करना है बेटा 1 एम्पियर। देखो 1 एम्पियर के लिए आपने फॉर्मूला क्या लिखा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब ये I 1 एम्पियर कब बनेगा? जब आपका चार्ज 1 कूलाम हो और टाइम क्या हो? 1 सेकेंड। तो जो करंट होगी वो क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर। बहुत ध्यान से समझना। इधर देखो, मैं यहां पे एक ही क्रॉस सेक्शनल बना रहा हूं, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब ध्यान से समझना, किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है, तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट फ्लो हो रही होगी उसको हम बेटा क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। फिर से समझ लो, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड के अंदर अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो करे, तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट बह रही होगी उसको हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। जैसे ये वायर है, अब इस वायर को अगर आप खोलो, तो इस वायर को अगर आप खोलोगे, ऐसे करके देखोगे, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा होगा ना, बोलो हाय ना।
ये इसका क्या दिख रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है ना ऐसे करके। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर जाए तो इस क्रॉस सेक्शनल से जो करंट बह रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। अब बेटा ये क्रॉस सेक्शनल आप कहीं भी ले सकते हो, एंड में ले लो, बीच में ले लो, 1/4 ले लो, कंडक्टर के किसी भी लेंथ पे ले सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें कुछ कन्वर्जन होते हैं, देख लो, ये भी आपके काम आएंगे। जैसे 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर होते हैं। तो ये बेटा आपके कुछ कन्वर्जन है जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज, हम कहते हैं कि करंट हम लोग जो पढ़ते हैं वो 2 तरीके की होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है और एक क्या होती है बेटा, कन्वेंशनल करंट। अब ध्यान से समझो, मैं दोनों चीज आपको बता रहा हूं। मान लो जैसे ये कंडक्टर था, इसका 2 पार्ट में बना रहा हूं। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, हम इस कंडक्टर के बेटा 2 पार्ट बनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। इस कंडक्टर के हम लोग 2 पार्ट बनाने जा रहे हैं। एक रहा पार्ट ये लिया, ये किया, और एक पार्ट ये कर दिया। देखो कंडक्टर है तो बेटा कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये रहा मेरा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, ये है कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज, और ये इधर साइड मूव कर रहा है। भाई जस्ट अपोजिट ही तो मूव करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन का या नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उसका अपोजिट ही पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। ये तो अंडरस्टूड है। अच्छा ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होती है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के तरफ ले लूं, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आई मीन जिधर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, अगर करंट का डायरेक्शन वही मैं लूं तो ऐसी करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। यानी इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। देखो मेरा जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव कर रहा है, बोलो है ना, तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन भी मैंने ये ले लिया, ये देखो इधर ले लिया। यानी जिधर साइड मेरा नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, अगर वही करंट का डायरेक्शन लिया तो इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छा, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन की तरफ करंट का डायरेक्शन ले लिया तो उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं बेटा। कौन सा करंट कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हो। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ये बन गया। देखो अब जरूरी नहीं कि इधर ही हो, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा तो कन्वेंशनल करंट इधर मूव करने लगेगा, अगर जो नेगेटिव चार्ज उधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट उधर मूव करने लगेगा। तो मेरे करंट के 2 टाइप है, इसको मैंने लिख दिया टाइप ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। तो हमारी फिजिक्स में करंट हम 2 तरीके की पढ़ते हैं बेटा। एक हम कौन सी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ते हैं, और एक कौन सी करंट पढ़ते हैं बेटा, कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कौन से किधर की तरफ होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, अगर उधर ही करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट। जिधर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज के मोशन की तरफ वाली करंट हम ले रहे हैं तो कौन सी करंट हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करंट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो करंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, जैसे आप जो एक कंडक्टर लेते हो, अब जरूरी तो नहीं कि कंडक्टर जो आपने लिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ही। मान लो आपने कोई कंडक्टर ले लिया, वो कुछ ऐसा हो, ऐसा करके बना, ऐसे करके बना। अब ये इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने ले लिया, ठीक, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने ये ले लिया। तो अगर मैं यहां पे देखूं
तो बेटा हर जगह मेरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अलग अलग है ना। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लो इसको A1 मान लिया, इसको A2 है, ये A3 है, और ये क्या है, A4 है। बोलो हाँ ना बेटा। अच्छा, ये इधर आपने इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो चार्ज मूव करने लगा। तो बेटा चार्ज आपका A1 से भी जाएगा, A2 से भी जाएगा, A3 से भी जाएगा, A4 से भी जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है A3 में, A3 से ज्यादा है A2 में, हर जगह अलग अलग है। तो ये मत कह दीजिएगा क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो यहाँ से करंट कम होगी, नहीं बेटा। हर पॉइंट पे किसी भी कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होगा बेटा। क्यों? करंट बेटा जो हमारी होती है वो तब फ्लो करती है जब चार्ज, वो तब बनती है जब चार्ज फ्लो करता है। और चार्ज किसको फॉलो करता है बेटा? कंजर्वेशन को। किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन को। आपने एक पढ़ भी रखा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो पहला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अच्छा, चार्ज अगर कंजर्व है तो बेटा जितना चार्ज बेटा इससे फ्लो करेगा उतना ही चार्ज इससे भी जाएगा, उतना ही चार्ज इससे भी जाएगा, और उतना ही चार्ज इससे भी जाएगा। तो अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से Q1 अमाउंट का चार्ज गया तो इधर भी Q2, इधर भी इधर भी Q1 होगा, इधर भी Q1 होगा, इधर भी Q1 होगा। हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 था, A2 था, A3 था और क्या था, A4 था। तो हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, Q। अगर चार्ज सेम फ्लो कर रहा है तो करंट भी क्या होगी, सेम, I = Q/T। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा भी हो, चाहे पतला हो चाहे बड़ा हो, जो करंट होगी वो क्या होगी, सेम मैग्नीट्यूड की होगी। हर कंडक्टर के हर क्रॉस सेक्शनल एरिया में कंडक्टर सेम होना चाहिए। कंडक्टर से मतलब सेम मटेरियल का होना चाहिए। अगर कॉपर का है तो कॉपर का ही होना चाहिए। कॉपर कहीं से दबा है, वायर कहीं से ज्यादा मोटा है, करंट सेम होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, सेम फ्लो हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है। इसके बाद हम ये देखने जा रहे हैं कि चार्ज कैसी, करंट कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। जो हमारी बेटा करंट होती है, जो हमारी करंट होती है वो बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है, इसको ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास दो वायर ऐसे करके आ रहे हैं। एक वायर ये आया, इसमें 3 एम्पियर की करंट आ रही है। एक वायर ये आया, इसमें 4 एम्पियर की करंट आ रही है। दोनों ये इस जंक्शन पे आके मिले और यहां से ये करंट ऐसे करके जा रही है और ये हो गई आपकी 7 एम्पियर। क्या हो गई? 7। अब ध्यान से इसको I मान लो, ये I एम्पियर की हो गई। कितने एम्पियर की हो गई? I। तो हमेशा याद रखना बेटा, अब ये जो करंट आई, ये जो करंट आई और ये जो करंट इस जंक्शन से बाहर जा रही है, इनको जब आप ऐड करोगे, क्या करोगे? ऐड करोगे, तो ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करते हैं बेटा। जैसे आप ऐड करते हो ना x1 + x2 + x3, तो ये उसको फॉलो करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों करंट इस जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। जितनी करंट आई उतनी करंट इसमें जा रही है, आई। तो बेटा इधर की करंट और इधर की करंट दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। ये भी क्या है? ये कितनी होनी चाहिए? 7 एम्पियर होनी चाहिए। अभी कैसे हो रहा? ऑर्डिनरी अलजेब्रा ही तो आप लगा रहे हो। 1 + 2 3 होता है, 3 + 9 12 होता है। ऑर्डिनरी अलजेब्रा है ना। इसको ऐड करने के लिए हम वेक्टर लॉ अगर लगाएंगे तो हमारी वैल्यू नहीं निकलने जा रही। हमने यहाँ पे पता किया तो हमको पता चला ये 7 एम्पियर की करंट आ रही है। कितने एम्पियर की करंट आ रही है? 7 एम्पियर। अब लग भी रहा है, ये 4 है, ये 3 है, दोनों को ऐड करेंगे, इसमें 7 जानी चाहिए। हमने डिवाइस से चेक की तो 7 जा रही है।
लेकिन यही अगर मैं इसको देख लूं कि क्या ये वेक्टर लॉ से, अगर मैंने इसको देखा तो वेक्टर लॉ से मैं देख रहा हूं वेक्टर लॉ से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वेक्टर लॉ इसमें फॉलो नहीं हो रहा है एडिशन के लिए। इसीलिए करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसके बाद भी ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है ऐड करने के लिए, इसमें वेक्टर एडिशन नहीं लगता। अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ये क्यों नहीं होता, और जिन बच्चों को ये जानना है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे या पहले तो खुद बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि वेक्टर लॉ क्यों नहीं लग रहा है, और जिनको जानना है वो क्वेश्चन भी पूछेंगे इसमें कि सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको समझा दूंगा कि ये क्यों होता है। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? तो अब आपने करंट पढ़ लिया, आपने टाइप्स ऑफ करंट पढ़ लिया, आपने 1 एम्पियर के बारे में भी जान लिया, आपने ये भी जान लिया कि अगर कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो तो उससे करंट के अमाउंट क्या होता है, क्या कोई फर्क आता है, आपने ये भी जान लिया। आपने ये जान लिया कि करंट कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, आप ये सब जान लिए। अब इसके बाद बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। आइए चलिए देखते हैं। ऑलरेडी आप क्लास 10th में ओम्स लॉ पढ़ के आए, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका ओम्स लॉ के बारे में। चलिए देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। बेटा 1828 में आपके एक फिजिसिस्ट हुए सर जॉर्ज साइमन ओम, उनका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने फिजिक्स की 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया, और वो था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। इनके बीच में उन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया, और उसी रिलेशन को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओम्स लॉ। और वो क्या कहता है कि मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। मान लो आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक? ये टर्मिनल ए है बेटा, और ये टर्मिनल बी। इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेटा V है। कितना है? V। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें जो करंट बह रही है वो I बह रही है। कितनी बह रही है? I। अब बहुत ध्यान से समझना, ओम्स लॉ ने इसी V और I के बीच का रिलेशन बनाया था। किसके किसके बीच में? V और I के बीच का रिलेशन बनाया। और उन्होंने क्या कहा? ओम्स लॉ ने कहा कि अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट कर दें, सेम कर दें, मतलब चेंज ना हो। इसका मतलब ध्यान से समझना, फिजिकल कंडीशन का मतलब है कि ये जो मटेरियल है, कंडक्टर जिस मटेरियल का बनाया गया हो वो सेम रहे, बार बार चेंज ना हो, ठीक? तो पहला तो उन्होंने मटेरियल, फिजिकल कंडीशन में देखो क्या क्या आ गया। पहला तो उन्होंने मटेरियल सेम रखा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के चारों तरफ एयर का जो प्रेशर है उस प्रेशर को सेम रखो, प्रेशर बार बार वेरिएट ना हो। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि इस कंडक्टर के चारों तरफ का जो टेम्परेचर है, क्या बेटा? टेम्परेचर। उन्होंने कहा कि ये सारी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट अगर हम कर दें, क्या कर दें बेटा? सारी फिजिकल कंडीशन को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो किसी कंडक्टर के अंदर बहने वाली जो करंट होगी, किसी कंडक्टर के अंदर बहने वाली जो करंट होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो उसके, यानी I प्रोपोर्शनल V। बहुत ध्यान से समझना बेटा, I प्रोपोर्शनल V। मेरी बात समझ में आ रही? किसी कंडक्टर में, बहुत ध्यान से समझना, किसी कंडक्टर में के चारों तरफ अगर आप फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट कर दो
प्रेशर, टेम्परेचर और मटेरियल, इनको कांस्टेंट कर दो, इनमें वेरिएशन मत लेके आओ। तो इस कंडक्टर में बहने वाली करंट और इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। किसका होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? V प्रोपोर्शनल I, ऐसे हम लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसमें बहने वाली करंट और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसके बीच का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। अब यहां से बेटा प्रोपोर्शनल हटा तो यहां इक्वल आएगा और यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बेटा क्या कहते हैं? R कहते हैं, इनटू I। जहां पे V जो है, अब यहां पे जो ये जो R है इसको हम बेटा रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अभी बताते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। बहरहाल एक चीज बहुत ध्यान से समझ लो, ये बेटा जो रेजिस्टेंस है ये ना तो V पे डिपेंड करेगा और ना ही ये I पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो मेरी इतनी बात समझ में, ये बेटा ओम्स लॉ है। क्या है बेटा? ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ ने क्या, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी कंडक्टर के चारों तरफ की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट कर दो, बार बार चेंज ना हो, तो उस कंडक्टर में बहने वाली जो करंट है और उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसके बीच का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतनी बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इससे आप ये बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जैसे जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते जाओ? बढ़ाते चले जाओ, वैसे वैसे चार्ज का फ्लो तेज हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ ना। चार्ज का फ्लो तेज हो जाएगा। आप लोगों ने क्लास 10th में ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल किया होगा। उसमें आप क्या करते थे? बैटरी एलिमिनेटर में आप पोटेंशियल बढ़ाते जाते थे ना, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 4 वोल्ट आप बढ़ाते चलते चले जाते था। जैसे जैसे V बढ़ता चला जाता था वैसे वैसे उसमें जो अमीटर लगा होता था उसमें करंट का भी डेफिनेशन, करंट की वैल्यू भी क्या हो रही होती थी? बढ़ रही होती थी। तो ओम्स लॉ यही तो बोले। ओम्स लॉ ने कहा कि वो जो आपने वायर लगा रखा है उस वायर के अक्रॉस की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट कर दो, ना तो प्रेशर में कोई चेंज आए, ना टेम्परेचर में कोई चेंज आए, ना मटेरियल चेंज हो। तो आप उसमें बहने वाली जो करंट है और उस रजिस्टर के अक्रॉस आपने जो पोटेंशियल जनरेट किया है उसके बीच का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चलते चले जाओगे वैसे वैसे उसमें बहने वाली करंट क्या होती जाएगी? वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। बोलो हाँ। अच्छा, इसका एक प्लॉट बिल्डअप होता है, ग्राफ हम लोग बिल्ड करते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना। ग्राफ कई कई बुक में ग्राफ कैसे दिया गया उसके बारे में भी बताते हैं। देखो, अगर बेटा मैं यहाँ R की वैल्यू निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो R की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही बेटा? R इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन I है कि नहीं? I इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन I है ना। अब अगर ग्राफ बनेगा तो इसका स्लोप बनेगा। बोलो हाँ ना। अब देखो कैसे, जब आप इसका ग्राफ बनाते हो, मैं दो तरीके के ग्राफ बना रहा हूं। एक मैं यहाँ पे ये अपना ग्राफ बना रहा हूं और एक ग्राफ कुछ बुक्स में है उसको भी बना रहा हूं। ये बेटा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस में बेटा V रिप्रेजेंट किया जा रहा है और आई एक्सिस में, वो एक्स एक्सिस में I को। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा ओम्स लॉ का वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये R को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है R। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूं? अब ध्यान से समझो। ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं यहां पे ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप tan से निकलता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, इसकी वैल्यू इसकी जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, तो परपेंडिकुलर V हो गया अपॉन बेस क्या हो गया? I। देखो V अपॉन I क्या आ रहा है? R। स्लोप मेरा R आ रहा है। अभी समझ में आया? अब बहुत सी बुकों में क्या दे रखा है, ग्राफ कैसे बना है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। उन्होंने यहां पे V लिख दिया और यहां पे I लिख दिया। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। और एक
ये आपका स्लोप दे दिया, इन्होंने इसको इस जगह लिखा ही नहीं कि ये क्या है। ये बेटा आर नहीं है, ये 1/r है। क्या है? 1/r है। कैसे? देखो, अब आपने इसको ऐसे करके ड्रॉ किया, ये एंगल क्या हो गया? थीटा। तो tan थीटा, ये भाई स्लोप निकालता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी ये वैल्यू आई अपॉन बेस, यानी ये वैल्यू बेटा आई अपॉन वी किसके बराबर होगा? यहाँ से आई को ऊपर कर दो, वी को नीचे कर दो, इधर राइट साइड उल्टा करोगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा ना, तो ये आर जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, ये 1/r आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ ना। अब या तो इसको आप ऐसे करो और थीटा यहां इसको आप रिप्रेजेंट करो, मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन वो गलत है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये हो गया बेटा आपका ओम्स लॉ हो गया। अब इसमें हमको थोड़ा सा समझना है रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो। बेटा मान लो ये कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर। अच्छा, इस कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है बेटा? चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इससे करंट फ्लो हो रही है। बेटा रेजिस्टेंस और कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि वो इससे बहने वाले चार्ज को रोक सके। क्या हो सके? रोक सके। जैसे चाहे बहुत से लोग जो गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, कॉलोनी में या गांव में एक आदमी ऐसा जरूर होगा जो गांव के या कॉलोनी में कोई अच्छा काम अगर होने वाला होगा वो सबसे पहले आके अड़ंगा लगाएगा, सबसे पहले आके उसको रोकेगा। उसको हम कहते हैं कि अच्छा, ये होता क्या है, ऐसा आदमी अपने आप को बदलना चाहे तो भी नहीं बदल पाता, क्योंकि वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। कभी अच्छा काम कहीं पे भी देखेगा वो उसको रोकेगा ही जरूर, वो ये अंदर से उसके आता है, ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी हो गई ना। तो वो जो अंदर से रोकने की प्रॉपर्टी आ रही है ना किसी अच्छे काम को, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो आदमी है इसको हम रजिस्टर कहेंगे, यानी कंडक्टर जो किसी कंडक्टर के अंदर बहने वाले चार्ज को रोक रहा है उसको हम कहेंगे कि इंटरनल प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस है, और वो जो कंडक्टर है उसको हम कहेंगे कि ये रजिस्टर है। इतनी मेरी बात समझ में? तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? आर से। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टी होती है किसकी? कंडक्टर की। और इस प्रॉपर्टी से होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज को रोकना, स्टॉप करना, रोकना। तो ये जैसे ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी के अपने अंदर बहने वाले चार्ज को रोक सके, इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस कंडक्टर को क्या कहेंगे? रजिस्टर कहेंगे। जो ये प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम क्या कहेंगे? रजिस्टर कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, रजिस्टर, इसको एक चीज समझिए, जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ध्यान से समझिएगा, वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा ना ही करंट पे। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। अब किस चीज पे डिपेंड करता है वो हमारा अगला टॉपिक है। अब देखो, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है बेटा ओम। क्या होती है? ओम। लिखते ऐसे हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। क्या कहते हैं? ओम। स्टार जैसे बॉइल फिश नहीं होती है, ऑक्टोपस जैसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे करके बनता है। ये हो गया बेटा आपका क्या? ओम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ओम्स लॉ का आपको फिगर बना के दिखा देता हूं, सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम कैसे बनता है देखो। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका रजिस्टर। इस रजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि वोल्ट मीटर को रजिस्टर के अक्रॉस हमेशा पैरेलल क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको इसका वोल्टेज पता करना है। वोल्टेज किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पता किया जाता है।
तो हमको ये जैसे मान लो ये टीवी है, ये मान लो टीवी है, इस टीवी से एक वायर ऐसे निकल रहा है, एक वायर ऐसे निकल रहा है, तो हमको इस टीवी में का वोल्टेज कितना है, कितना यदि जो करंट आ रही है या जो ये जिस वोल्टेज पे वर्क कर रहा है उसको देखना है, तो हमने ऐसे करके इसके अक्रॉस वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा दिया, तो हमको पता चल जाएगा इस वक्त वोल्टेज कितना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम इसको कैसे लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, अमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, बैटरी। ये हमने लिया, ये हमने रिहोस्टेट लगा दिया। क्या लगा दिया, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट बेटा जो होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस पैदा करता है, अलग अलग रेजिस्टेंस पैदा करता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये बेटा ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है। कौन सा डायग्राम, सर्किट डायग्राम ओम्स लॉ का। और यही सर्किट डायग्राम पे आप लोगों ने क्लास 10th में फिजिक्स लैब में आपने प्रैक्टिकल भी कंडक्ट किया होगा, जिसमें आप V और I का ग्राफ बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है। बात समझ पा रही, ऐसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट। चलिए, तो हम बेटा बात कर रहे थे रेजिस्टेंस पे, बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी वो अपने अंदर से बहने वाली करंट को क्या कर सके, रोक सके, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल प्रॉपर्टी R से डिनोट होता है, इसकी SI यूनिट ओम होती है, और जो ये प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन बार बार ये चीज पूछा जाता है कि क्या रेजिस्टेंस I और V पे डिपेंड करता है? नहीं बेटा, रेजिस्टेंस आपका I और V पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, अगर इन पे डिपेंड नहीं करेगा तो फिर किन पे डिपेंड करेगा? चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आपका जो करंट है, जो रजिस्टर है, वो डिपेंड किस पे करेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट करते हैं। देखो, अगर आप किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रख दें, किसी कंडक्टर की फिजिकल जो कंडीशंस है उसको कांस्टेंट रख दिए, फिजिकल कंडीशन ऑलरेडी बता चुका, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कंडक्टर की जितनी लेंथ ज्यादा होगी, कंडक्टर उतनी देर तक किसी चार्ज को रेजिस्ट करेगा, किसी चार्ज को रोक रहा होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर का एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। जैसे आप सेम मटेरियल का वायर ले लो, सेम मटेरियल का वायर ले लो। अच्छा, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया और एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा कर दिया, तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इतनी बात आपको समझ में आ रही। अब तीसरा जो आपका फैक्टर होता है रेजिस्टेंस, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पे। चौथा किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। मटेरियल का मतलब कि आप किस चीज का वायर या किस चीज का कंडक्टर बना रहे हो, कॉपर का बना रहे हो, या जैसे आप लोग गर्मियों में, अगर आप लोग को पता हो तो गर्मियों में अगर आप लोग जैसे वो लेने जाते हो ना कूलर, तो आप कूलर लेने जाते हो तो वो आपको बोलता है कि सर कौन सी मोटर आपको दिखाए, कॉपर वाली या एल्यूमिनियम वाली। कॉपर वायरिंग हो, देखो कॉपर वायरिंग की क्या होगी कि कॉपर वायरिंग का जो मोटर होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। इसी जगह नाइक्रोम ले लो, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? R प्रोपोर्शनल L बाई A।
प्रोपोर्शनल हटा तो यहाँ आ जाएगा इक्वल, ऐसे लग गया, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगी रो, ऐसे करके रो इनटू एल बाई ए। ये जो रो है इसको हम बेटा रजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी कहते हैं। अब रजिस्टिविटी क्या होती है अभी बता रहा है। बहरहाल आपको ये समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस किन किन चीज पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस कभी भी पोटेंशियल यानी वी आई पे डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे, कंडक्टर के, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और मटेरियल पे। इन पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये रेजिस्टिविटी क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो, ये जो रेजिस्टिविटी है इसको हम बेटा रो को हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। किसी कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। अच्छा देखो, अब रेजिस्टिविटी क्या होती है ध्यान से समझ रहा। अगर बेटा मैं एक ऐसा कंडक्टर ले लूं जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो, क्या हो? 1 यूनिट लेंथ हो, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो 1 यूनिट स्क्वायर हो। लेंथ 1 यूनिट, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट। तो ऐसी कंडीशन में क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो रेजिस्टिविटी है वो R के बराबर आ गई? बोलो है ना, कह सकता हूं। तो चाहे रेजिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का एक तरीके का रेजिस्टेंस ही होता है। कब? जब वो कंडक्टर की लेंथ 1 यूनिट की हो और उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो 1 यूनिट स्क्वायर का हो। अगर ऐसा कोई कंडक्टर आप तैयार करते हो, मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने ऐसा तैयार किया, ये कैप निकाल देता हूँ, इस कंडक्टर को आपने ऐसा तैयार किया कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है। तो ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम इसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length is 1 meter and whose cross sectional area is 1 unit square. I mean whose length is 1 unit and whose cross sectional area is also 1 unit square. इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कंडक्टर लो, ट्यूब, कैसा लो? ट्यूब, क्यूबिकल कंडक्टर लो, तो उस क्यूबिकल कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, I mean उस क्यूबिकल कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? रेजिस्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। अब ये क्यूबिकल कंडक्टर जो रेजिस्टेंस बना रहा होगा उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? रेजिस्टिविटी कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? पक्का? अच्छा, ये जो आपने क्यूब लिया है, ये जो आपने क्यूब लिया है वो यूनिट क्यूब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यानी इसकी जो लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, उन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 यूनिट। 1 यूनिट, इधर 1 यूनिट। अगर कोई ऐसा क्यूब आप तैयार करो जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों 1 यूनिट का हो, तो ये कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसी को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब रेजिस्टिविटी की अगर मैं SI यूनिट की बात करें तो देखो यहां से रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? RA/L। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, इस मीटर से ये मीटर एक कट गया तो क्या आ गया? ओम मीटर। ये इसकी क्या है? SI यूनिट हो गई बेटा। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो आज के इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने करंट के बारे में डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया करंट कितने तरीके की होती है, करंट जैसे कैसी फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की कि क्या कहते हैं, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया। फिर ओम्स लॉ का ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा बहुत ध्यान से समझना, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये I और V यानी 1/R है और ये V और I है, तो ये R रेजिस्टेंस का ग्राफ है। इतनी बात समझ में आ रही? आपने सर्किट डायग्राम भी देख लिया, आपने रेजिस्टेंस के बारे में देखा,
रेजिस्टेंस डी और आई पे डिपेंड नहीं करता है। किन पे डिपेंड करता है वो भी आपने देख लिया, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और मटेरियल पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपने रेजिस्टिविटी के बारे में भी जान लिया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।